हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आज ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो था, हमारा बिल था बेसिकली 2025 का, उस पे उसके कुछ प्रोविजंस पे, एक्चुअली पूरा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ प्रोविजंस पे इंटरिम ऑर्डर यानी कुछ प्रोविजंस पे स्टे लगाया है। वो स्टे लगाने के पीछे का अगर पर्पस का बात करें तो देखिए, वो स्टे लगाने के पीछे का एक ही पर्पस है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सारे जो प्रोविजंस हैं, लगभग 2 से 3 प्रोविजंस ऐसे हैं जिस पर स्टे लगाया गया है, वो वेग है। वेग से मेरा मतलब कि लैक ऑफ क्लैरिटी वहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस वजह से जैसे ही सरकार जो है यानी जो गवर्नमेंट है ये इस चीज़ पे क्लैरिटी देती है, क्लियर प्रोविजंस बनाती है, वो स्टे हटा दिया जाएगा। कंडीशनल है बेसिकली। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बहुत इन जनरल और मुस्लिम में अगर बात करें, मुस्लिम लॉ में, मोहम्मदन लॉ में अगर बात करें तो वक्फ का मतलब होता है बेसिकली अ गिफ्ट टू अल्लाह। मतलब आप अगर अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ जो है वो भगवान को दान देना चाहते हैं, भगवान को देना चाहते हैं, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज वक्फ। मतलब उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। वक्फ देने वाले को वाकिफ और जो उसको मैनेज कर रहा है उसको मुतावली बोलते हैं। अब ये पूरा जो एक्ट था, ये एक्ट लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटिव था, तो देखिए क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ रहा है और बहुत ज़्यादा केसेस आए थे इससे रिलेटेड कि प्रॉपर्टी जो वक्फ के नाम पे रजिस्टर हो रही है वो प्रॉपर्टी ऑथेंटिक नहीं होती थी। थोड़े बहुत स्कैम्स निकल के आए कि प्रॉपर्टी किसी और की है, पर्सन ही अवेयर नहीं है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ के नाम हो चुकी है, अचानक से उनको पता चलता है। तो थोड़ा सा इन प्रोविजंस को, इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने का जो पर्पस था, अल्टीमेट मोटिव इस एक्ट को लाने का वो था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब ये आया, क्योंकि बहुत देखिए वक्फ के पे तो एक पूरा जो है वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो आप वो जा करके देख सकते हैं। लेकिन अगर इन जनरल बताएं थोड़ा सम अप करके, तो बात क्या क्या हुई थी, तो 2-3 चीज़ें थी कि जैसे नॉन मुस्लिम्स को ऐड करने हैं, कलेक्टर के ऊपर पावर्स दी गई थी, देन रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया गया था कि जिस भी प्रॉपर्टी को आप देंगे मतलब दैट प्रॉपर्टी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। ये सारे प्रोविजंस जो थे वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर डाले गए थे। आज हम सिर्फ वो जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन प्रोविजंस पे स्टे लगाया और स्टे लगाने के पीछे का क्या रीज़न था। तो देखिए, अभी सितंबर 2025 में 2 जजेस की बेंच, जिसमें हमारे CJI BR गवई और जस्टिस EG मसीह, उन्होंने बेसिकली पॉज लगाया है, कुछ प्रोविजंस पे स्टे लगाया है, इंटरिम ऑर्डर पास किया है, बेसिकली इशू किया है कुछ प्रोविजंस पे, ये कहते हुए कि अनटिल एंड अनलेस वो केस पूरी तरीके से सुना नहीं जाता, क्योंकि अभी ये एक हियरिंग है, अभी और हियरिंग होगी, और अनटिल एंड अनलेस पूरी तरीके से केस सुना नहीं जाता है तब तक ये प्रोविजंस जो है वो अभी जो है उन पे स्टे लगा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही 2-3 चीज़ों को बोला गया कि सिर्फ स्टे ही नहीं लगा हुआ है, ये प्रोविजंस जो है ये पूरा पूरा पोव्यू से जो पिटिशनर थे उनका ये कहना था कि ये सब कुछ जो है ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। जो प्रिसाइजली फंडामेंटल राइट्स उन्होंने कोट किए, वो सबसे पहला था आर्टिकल 25 एंड 26। आई होप यू गाइज नो दैट ये है राइट टू रिलीजन वाला, जब आपको प्रैक्टिस, प्रोफेशन, प्रोपोगेट करने का राइट है, करेक्ट। और 26 आपको इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मैनेज करने का राइट है, करेक्ट। देन आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी बिफोर law and equal protection of law, very very important article of our Indian constitution. And then the next we have 300A which is right to property, जहाँ पे हर इंसान को अपना प्रोप्राइटरी राइट्स है बेसिकली। तो इन तीनों प्रोविजंस को बोला गया कि वायलेट कर रहे हैं, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। तो देखिए, 3 ऐसे प्रिसाइजली पॉइंट्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया, आज हम उन्हीं तीनों पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला बात तो ये था कि अगर आप वक्फ एक्ट का सेक्शन 3R देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जिस भी इंसान को अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में देनी है तो उस इंसान को कम से कम 5 साल मुस्लिम लॉ में मतलब प्रैक्टिस करते हुए होना चाहिए। प्रैक्टिस से मेरा मतलब कि जो इंसान उस धर्म को लगभग 5 साल से उस धर्म में रह रहा है, उसी इंसान को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी एज अ वक्फ देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे एक तर्क था, जो ये था कि आप ये कैसे डिक्लेयर करेंगे कि इंसान जो है वो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है या 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, या क्या इसके प्रोविजंस होंगे इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, आप कैसे फिक्स करेंगे कि जो लोग हैं वो लोग सच में जो है वो परमानेंट प्रैक्टिशनर है उस पर्टिकुलर रिलीजन का। तो इसको इसको फिगर आउट करने का, इसको कैलकुलेट करने का कुछ एट सच पैरामीटर क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं बताया, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को बोला कि ये तो गलत होगा। गलत किसके साथ होगा? क्योंकि
जो लोग ऑलरेडी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो वो भी अपने इस अपॉर्चुनिटी से, ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से जा सकती है। तो इस एक पॉइंट को जो है वो इन क्वेश्चन लाया गया, इसमें स्टे लगाया गया कि अभी ये 5 साल की प्रैक्टिस वाला इंसान ही वक्फ ट्रांसफ़र कर सकता है या अपनी प्रॉपर्टी को एज अ वक्फ ट्रांसफ़र कर सकता है। इस पर थोड़ा स्टे लगाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रखा गया कि बहुत सारी पावर्स, जो आपने देखा होगा तो बहुत सारी पावर्स जो थी वो कलेक्टर को दी गई थी। कलेक्टर से मेरा मतलब कि ज़्यादा चीज़ों को एडमिनिस्टर करना, मैनेज करने की, या डेजिग्नेटेड ऑफिसर बेसिकली एक था जिस पे पावर वेस्ट की गई थी इन द हैंड्स ऑफ कलेक्टर एंड द डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू कंट्रोल द प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आया डिवीजन ऑफ पावर्स का। पावर, जब आपको पता है कि अगर एक इंसान के ऊपर पावर डाल दी जाती है तो पावर का मिसयूज होता है, यही पे यहाँ पे बोला गया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया कि ये प्रॉपर्टाइटल राइट्स को डील करना या देखना जुडिशरी का काम है, तो आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ये काम नहीं दे सकते हैं। तो ये एक पॉइंट जो था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी, इस चीज़ को भी क्वेश्चन किया गया और इस पे भी स्टे लगाया गया। तीसरा पॉइंट ये था जो हमेशा से डे 1 से कॉन्फ्लिक्टिंग रहा है। एक्चुअली हर इंसान, आप हर जगह बात करिएगा तो शायद यही बात चल रही थी, जो नॉन मुस्लिम्स को ऐड किया हुआ है, तो इस पे भी एक पॉइंट लगाया गया। सरकार का ये कहना था कि नॉन मुस्लिम ऐड करने के पीछे का एक चीज़ है कि बैलेंस, इक्वालिटी मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, और थोड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन्स उसमें आएंगे और अलग रिलीजन से भी होंगे, तो दे कैन पुट फोर्थ देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन अ बेटर वे। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना है, जो हमारे जजेस हैं उनका ये कहना था कि नॉन मुस्लिम्स को ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, बट देयर इज अ नीड विच नीड्स टू बी सेट, देयर इज अ लिमिट बेसिकली विच नीड्स टू बी सेट, और वही किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि क्योंकि देखिए अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं आपके सेंट्रल का, और अलग अलग स्टेट में भी आप देखे होंगे कि अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 चीज़ सेट की गई। सबसे पहला बोला गया कि अगर सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल है तो उसमें मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स नहीं हो सकते हैं, यानी कि अगर वो वक्फ बोर्ड काउंसिल है तो उसमें सिर्फ 4 ही जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स ऐड हो सकते हैं। और अगर स्टेट वक्फ बोर्ड काउंसिल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 3 ही ऐसे नॉन मुस्लिम्स होंगे जो ऐड किए जाएंगे। इसके साथ ही एक और चीज़ क्या बोला गया, CEO, जो आपका CEO की बात की गई, तो बोला गया कि अब CEO जो है वो अगर पॉसिबल हो, और देखना है कि पॉसिबल हो ही तो ये कोई मुस्लिम ही हो। उनका ये लॉजिक था, कोर्ट का ये लॉजिक है कि अगर कोई, उन्हीं सिंपल सा चीज़ है कि आप इस्लाम को चलाने के लिए, मुस्लिम लॉ को चलाने के लिए, मुस्लिम रिलीजन को चलाने के लिए बात कर रहे हैं और ये बना रहे हैं, उसके बेटरमेंट के लिए बना रहे हैं, तो शायद अगर सेम रिलीजन के लोग आएंगे तो वो अपने रिलीजन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसको बेहतर तरीके से और ज़्यादा प्रोफेस करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए रूल्स बना पाएंगे। तो अगर पॉसिबल हो, मैंडेट नहीं किया है, ठीक है, मैंडेट नहीं किया है, लेकिन बोला है कि इफ पॉसिबल तो रिक्वायरमेंट किसकी है, तो मुस्लिम ही जो है वो CEO बने, मुस्लिम रिलीजन से ही होना चाहिए, मोहम्मदन रिलीजन से ही होना चाहिए। अब अगेन ये अभी एंड नहीं है, इसके बाद अभी और हियरिंग्स होंगी और देखना होगा कि और किन किन चीज़ों पे सरकार सुधार करती है और सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे कंटिन्यू करता है या रिमूव करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।